रहे हैं वो भी आपको सुना देते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी जब राष्ट्रगान हो रहा था तो उनकी जो मानसिक स्थिति और शारीरिक स्थिति कहीं से भी मुझे स्वस्थ नहीं दिख रही थी। आपके माध्यम से मैं इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और इस देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी से मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या आपको ये राष्ट्रगान के समय मुख्यमंत्री का जो शारीरिक और मानसिक स्थिति आपको सही लग रही थी? इसका जवाब मैं उन्हीं से मांगना चाहती हूँ, क्या आपको वो सही लग रहा था? हम लोग तो हमेशा बोलते आए हैं, आप देखिए कि पहले भी वो अपमानित करते आए हैं। आप देखिए जिस तरह से महात्मा गांधी जी का जब शताब्दी समारोह चल रहा था उस समय भी वो ताली बजाने लगे थे बीच में। आए दिन वो महिलाओं का अपमान करते हैं, युवाओं का अपमान करते हैं, बच्चियों का अपमान करते हैं। तो मुझे लगता है कि उनकी स्थिति सही नहीं है। नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति पर सवाल खड़े किए गए हैं। मीसा भारती ने सवाल उठाए कि ये कोई पहली बार नहीं किया, उन्होंने पहले भी किया है। अलग अलग विषयों को उन्होंने उठाया, इस विषय को भी उठाया। और क्यों उठ रहा है ये विषय, क्यों सवाल उठ रहे हैं? ये वो पहली तस्वीर जिसमें नीतीश कुमार है, साथ में दूसरे लोग हैं, कार्यक्रम है, कार्यक्रम में प्रोटोकॉल भी होता है, अनाउंसमेंट भी पहले होते कि राष्ट्रगान बज रहा है। तमाम लोग सावधान मुद्रा में, प्रधान सचिव मौजूद हैं। नीतीश कुमार पहले तो सावधान मुद्रा में होते, लेकिन उसके बाद सामने से कोई इशारा करता है तो उनका अभिवादन स्वीकार करने लगते हैं। बगल में खड़े प्रधान सचिव से कुछ इस तरह से इशारों में बात करने लगते हैं। उनसे बात करने की उनकी मंशा तो है, लेकिन प्रधान सचिव फिर वो अपनी जो है सावधान मुद्रा में रहते, संकोच करते बात में। तेजस्वी यादव से बातचीत की। तेजस्वी यादव कैसे हमलावर हैं वो भी आपको सुना देते हैं। नीतीश कुमार ने जिस तरीके से राष्ट्रीय गान का अपमान किया है उसको लेकर बवाल मचा हुआ है और तेजस्वी यादव भी इस मुद्दे को जो है बार बार जो है वो उठा रहे हैं। और तेजस्वी जी हमारे साथ बात करें। तेजस्वी जी, पूरा मुद्दा आपने देखा है, क्या कहें? देखिए, बहुत ही गंभीर मसला है। माननीय मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से राष्ट्रगान का अपमान किया कल, उसको लेकर के उनको माफी मांगनी चाहिए। और कल आपने देखा होगा कि दुनिया खत्म हो जाएगी। चलो, ये सब बात हम नहीं कहना चाहते, लेकिन अगर राष्ट्रगान का अपमान होगा तो कोई कैसे बर्दाश्त कर सकता है? भाजपा के लोग कहाँ हैं? प्रधानमंत्री जी के लाडले मुख्यमंत्री हैं, हर चीज पे प्रतिक्रिया प्रधानमंत्री जी की आती है, लेकिन एक संवैधानिक पद पे एक राज्य का मुख्यमंत्री, एक बड़ा सहयोगी दल के नेता अगर राष्ट्रगान का अपमान करे तो प्रधानमंत्री जी को भी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। क्यों चुप है प्रधानमंत्री जी इस मामले को लेकर के? देखिए, अब हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी की स्थिति अब वो नहीं रही जो पहले थी, और इनको खुद से स्वयं से जो है त्यागपत्र दे देना चाहिए। और हम बिहारी होने के नाते इन्होंने बिहार के लोगों को शर्मिंदा किया, हम लोगों का माथा झुका दिया इन्होंने अपनी हरकतों से। पूरा बिहार ही, देश के लोग जो हैं चाहते हैं कि मुख्यमंत्री माफी मांगे। और आपको हम कहना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जी बार बार कभी महिलाओं का अपमान करते हैं, कभी नौजवानों का अपमान करते हैं, अब तो राष्ट्र का अपमान करना है। 20 साल बहुत हो गया, अब उनको त्यागपत्र दे देना चाहिए। अब तो छोड़े पीछा बिहार का मुख्यमंत्री फिर कौन बनेगा तेजस्वी जी? अब जनता बनाएगी ना भाई। लेकिन आप देखिए ना, 14 करोड़ लोगों का भविष्य की जिम्मेवारी एक मुख्यमंत्री के कंधे पे है। क्या वो योग्य है इस पद के? अब जो राष्ट्र का अपमान करता हो, और माननीय मुख्यमंत्री जी कैसे एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं? कल को नई पीढ़ी देखेगी तो मुख्यमंत्री होके 20 साल से अगर उन्होंने अपमान किया है राष्ट्रगान का, माफी नहीं मांगेंगे तो कल को कोई भी एड़ू गेड़ू भी राष्ट्रगान का अपमान कर देगा। उनको तो एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, गलती को स्वीकार करके माफी मांगनी चाहिए। लेकिन वो दूसरा एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। वो दूसरा एग्जाम्पल ये सेट कर रहे हैं कि भाई राष्ट्रगान का अपमान करते रहो, कुछ नहीं होने वाला। कल को नई पीढ़ियां क्या सीखेंगी? तो ये गंभीर मसला है। इसमें भाजपा के लोग झूठ मूठ के, झूठा पार्टी, ये नकली देशभक्त लोग हैं। भाजपा के लोग नकली देशभक्त लोग हैं। इनके दो उप मुख्यमंत्री क्यों चुप है? भाजपा के लोग क्यों चुप है जब राष्ट्र का अपमान हो रहा है? उन्हीं के मुख्यमंत्री जो है वो कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री भी चुप्पी साधे हुए हैं। प्रधानमंत्री देश को कोई उनका सहयोगी दल का नेता अपमानित कर रहा हो, बिहार का मुख्यमंत्री अपमानित कर रहा हो और प्रधानमंत्री चुप है, तो ये साबित होता है नकली देशभक्त है। माफी से कम में कोई आप लोग हाउस नहीं चलने देंगे? नहीं, एकदम नहीं। कैसे चलेगा हाउस? पूरे सत्र में एक भी दिन जो है हाउस बंद नहीं हुआ, हम लोगों ने पूरा सहयोग किया, लेकिन राष्ट्र का कोई अपमान करेगा हम लोग कैसे सहेंगे? चलिए, शुक्रिया। तो ये थे तेजस्वी यादव, आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे थे और किस तरीके से वो भी अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं कि नीतीश कुमार ने राष्ट्र का अपमान किया है। और जी तेजस्वी जी, नहीं, इसमें तो हम तो चाहेंगे कि भाई जब राष्ट्र का अपमान हो रहा है तो इसमें मीडिया के लोगों को भी जो है इस चीज़ को दिखाना चाहिए, और आप लोग जो है इस चीज़ को दिखा भी रहे हैं, लेकिन इसमें हम लोग चाहते हैं कि सरकार में जितने लोग बैठे हैं अभी तक सब चुप हैं। ठीक है, शुक्रिया। तो तेजस्वी यादव जी, नहीं बताएं। तो तेजस्वी यादव साफ तौर पे देखें किस तरीके से अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे थे, जिस तरीके से नीतीश कुमार ने जो है वो राष्ट्रगान का अपमान किया है और उसके लिए कह रहे हैं कि माफ़ी से कम में कुछ नहीं कबूल नहीं है। कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ रोहित सिंह, पटना आज तक। तो बिहार में यह बवाल मचा हुआ है। तेजस्वी यादव को आपने सुना, उन्होंने नीतीश कुमार की योग्यता पर सवाल उठाए, इसके साथ साथ उन्होंने बीजेपी की चुप्पी पर सवाल उठाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पर उन्होंने जिक्र किया, निशाना साधा कि पीएम को भी इस पर बोलना चाहिए, और विषयों पर तो बोल देते हैं, इस विषय पर नहीं कहा। बिहार में दो डिप्टी सीएम हैं, दोनों ही डिप्टी सीएम अब तक इस पर चुप्पी साधे हुए हैं, तो आखिर यह खामोशी क्यों? साथ ही साथ सदन की कार्यवाही को लेकर कहा कि यह विषय तो उठाया जाएगा। शशि भूषण भी हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। शशि भूषण, मामले को बड़ा करती जा रही है आरजेडी, और शायद बड़ी तब तक और ज्यादा होती जाएगी जब तक जेडीयू की तरफ से, नीतीश कुमार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया नहीं आएगी। वहां से कोई प्रतिक्रिया भी नहीं आ रही है, इसके पीछे की वजह? राजू देखिए, प्रतिक्रिया तो दूसरी बात है। पहली मांग केवल एक है राष्ट्रीय जनता दल या विपक्षी दलों की तरफ से कि नीतीश कुमार इस मामले को लेकर के माफी मांगे, और उससे कम पर विपक्ष मानने को तैयार नहीं है। और देखिए, बिहार विधानमंडल का जो बजट सत्र है ये आज अपने 14वें दिन में है। पिछले 13 दिनों में कोई भी मुद्दा विपक्ष के हाथ नहीं लगा था। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से कार्यवाही चली। जो नॉर्मल एक प्रदर्शन होता है कार्यवाही शुरू होने पर अलग अलग सवालों पर सरकार को घेरने के लिए, वो चीजें हमने देखी, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं आई कि हाउस को एडजर्न करना पड़ा हो। आज देखिए, विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदनों की बैठक को 2 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा, क्योंकि विपक्ष का हंगामा बहुत जोरदार था। एक तरफ तेजस्वी यादव ने कमान सवाल रखी थी विधानसभा के अंदर, तो दूसरी तरफ जो नेता विरोधी दल विधान परिषद में है, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, उन्होंने कमान सवाल रखी थी। राबड़ी देवी ने तो यहां तक कहा सदन में कि नीतीश कुमार का दिमाग ठीक नहीं है। हालांकि सभापति ने इसको प्रोसीडिंग से हटाने की बात कही, लेकिन बाद में जब हाउस एडजर्न हुआ, राबड़ी देवी आई, विधान परिषद के पोर्टिको में बैठी अपने विधान पार्षदों के साथ, और काफी देर तक प्रदर्शन करने के बाद फिर वहां से निकली। तो विपक्ष जब 2 बजे एक बार फिर से सदन की बैठक शुरू होगी तो इसी सवाल पर सरकार को घेरेगा। आज भी सरकार की तरफ से जो बजट अनुदान विभागीय होता है मांग, उस पर चर्चा होनी है, वित्तीय कार्य लिए जाने हैं, लेकिन इस सबके बावजूद आज लगता नहीं है कि विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदनों में बहुत सारा जो करना है, लेकिन सारा काम ठप पड़ा हुआ है। विषय भी बहुत बड़ा है। नीतीश कुमार को भी इस पर प्रतिक्रिया देनी ही चाहिए कि राष्ट्रगान का अपमान तो हुआ है, उसकी तस्वीरें सामने आई है, उसमें नीतीश कुमार दिखाई दे रहे हैं, लेकिन प्रतिक्रिया का सिर्फ इंतजार ही है। बहुत शुक्रिया शशि भूषण आपका जानकारी के लिए। अब अगली बड़ी खबर देश की राजधानी दिल्ली से। दिल्ली में यमुना के ग्रीन बेल्ट में आज एक बार फिर अतिक्रमण हटाने की कोशिशें हुई हैं, लेकिन डीडीए को फिर विरोध का सामना करना पड़ा है। मयूर विहार फेस 1 यमुना खादर में आज डीडीए की टीम ग्रीन बेल्ट को आदेश था। ये ग्रीन बेल्ट है, जो भी यमुना के किनारे ग्रीन बेल्ट है उसको एंक्रोचमेंट
हटाई जाए। पिछले कई वर्षों से ये प्लानिंग चल रही है, तो हम हाई कोर्ट का सम्मान करते हैं, पर हमने उनसे कहा कि इस यमुना के किनारे बहुत सारे लोग कई वर्षों से बसे हुए हैं और इनका रोज का खाना कमाना यहाँ पे होता है। यहाँ पे अभी खेती उगी हुई है, तो इस तरह से अगर खेती खत्म हो जाएगी तो ये खाएंगे क्या। हमने दरखास्त लगाई है, हमने एलजी साहब और हमारी माननीय मुख्यमंत्री रेखा जी से हमने निवेदन किया है कि इनको कुछ टाइम की मोहलत दी जाए। हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, पर इनका भी रोजी रोटी है, इनको कुछ दिनों के लिए समय दी जाए कि अपनी फसल काट लें। और हर्ष मल्होत्रा जी केंद्रीय मंत्री जी ने को भी हमने दरखास्त लगाई है और उन्होंने आगे एलजी साहब से भी बात करी है, मुख्यमंत्री जी ने भी एलजी साहब से बात करी है। एक सवाल विधायक से पूछा जा रहा है कि ये कैसा सम्मान कि पहले भी आप डीडीए की कार्रवाई में जो है उनको रोकते हैं, साथियों के साथ पहुंच जाते हैं और एक बार फिर से इसी तरह का कृत्य होता है। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, दिल्ली की ही बात, जहां पर आम आदमी पार्टी वाली जो मर्द है वो बीजेपी में आ गए हैं। बीजेपी विधायकों को भी शिकायतें, किससे? दिल्ली के अधिकारियों से। आरोप है कि दिल्ली के अधिकारी विधायकों के फोन नहीं उठाते हैं, उनके मैसेजेस का जवाब नहीं देते हैं, कॉल करते हैं तो कॉल बैक नहीं करते, फोन तो उठाते नहीं, कॉल बैक भी नहीं करते हैं। बीजेपी विधायकों की शिकायत पर विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली के मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखी है। अधिकारियों की शिकायत करती है तो आम आदमी पार्टी पीछे नहीं रही, चुटकी लेने में देर नहीं लगाई। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अपनी दवाई अब चखें। नाराजगी का विषय नहीं है। जो चुने हुए प्रतिनिधि की जो प्रिविलेजेस हैं, जो प्रोटोकॉल है, उसका पालन होना चाहिए। अगर अधिकारी फोन नहीं उठाएगा या कॉल बैक नहीं करेगा या मैसेज का रिप्लाई नहीं करेगा या फिर कोई उनके जो कार्य हैं उसमें सहयोग नहीं कर रहा है या उनसे बातचीत करने में कोई दिक्कत आ रही है, तो सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक जो ऑर्डर है और उसके बाद उस पर जो कार्रवाई हुई उसको याद दिलाते हुए चीफ सेक्रेटरी साहब को एक पत्र लिखा है, जिसमें यही अपेक्षा की है कि चुने हुए प्रतिनिधि का सम्मान होना चाहिए और उनके द्वारा किसी भी प्रकार की जो जानकारी उनके कार्य के लिए आवश्यक है उनको मिलनी चाहिए। कि बहुत सारी समस्याएं, एक नहीं है, जहां देखो समस्या ही समस्या है, मगर हमने भी ठान लिया है कि हम भी अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे और अधिकारियों के साथ में इन्हीं अधिकारियों से ही काम करवाएंगे। जो अधिकारी काम नहीं कर रहे पिछले 10 साल से, पूरा दिल्ली का सिस्टम एकदम ठप हो चुका था और ऐसा हो गया था कि वो कभी भी कोलैप्स हो सकता था। हम इन्हीं अधिकारियों से ही काम कराएंगे। हम भी, आप देख रहे हैं कि 20-20 घंटे सारे मंत्री सारे सड़क के ऊपर है, पूरी सरकार सड़क के ऊपर है। अधिकारियों को एकदम सख्त से सख्त हमने निर्देश दिए हैं, बिल्कुल ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी। जो चला आ रहा था सिस्टम को बदलना पड़ेगा और सारी समस्या को ठीक करेंगे। हम भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने विजेंद्र गुप्ता की चिट्ठी को लेकर बीजेपी पर पलटवार किया और उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों से बीजेपी वाले अधिकारियों को सिखा रहे थे कि मंत्री और विधायकों की मत सुनो। अब अधिकारियों को आदत हो गई है, अब बीजेपी को दिक्कत हो रही है। पिछले 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार दिल्ली की अफसरशाही को यही सिखा रही थी कि चुने हुए विधायक हों उनकी बात नहीं सुननी, चुने हुए मंत्री हों उनके ऑर्डर नहीं लेने, उनकी मीटिंग में जाना नहीं, उनके फोन का रिप्लाई नहीं करना। अब ब्यूरोक्रेसी की इसकी आदत हो गई है। आपने दिल्ली को 10 साल में लोकशाही से अफसरशाही बना दिया और अपने कारणों से, अपने राजनीतिक कारणों से उसको बनाया। अब समस्या ये हो गई कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, भारतीय जनता पार्टी के 48 एमएलए आ गए और अफसर जो है इनके विधायकों के फोन नहीं उठा रहे। अब अंततः जनता ने जिसको चुना है वो काम तो अफसरों से ही कराएगा और अगर अफसर विधायक की, मंत्रियों की सुनेंगे नहीं तो काम कैसे होगा। और यही चीज जब 10 साल से आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार कहती थी तो भारतीय जनता पार्टी हमारा मजाक उड़ाती थी। एलजी साहब हमें ज्ञान देते थे, केंद्र सरकार उपदेश देती थी, अजय माकन भी कूद कूद के बताते थे कि नहीं ऐसे सरकार चलती है, ऐसे नहीं ऐसे चलती है। अब अपनी ही दवाई का स्वाद जो है भारतीय जनता पार्टी चख रही है।
जब बीजेपी की जग हंसाई होने लगी तो विधायक बैकफुट पर आ गए, उसके बाद सफाई भी देने लगे। सच ये है कि ज्यादातर एमएलए जो नए आए हैं उनके नंबर अधिकारियों के पास नहीं है, आपस में नंबर एक्सचेंज नहीं है, जिसके कारण स्टार्टिंग प्रॉब्लम थोड़ी बहुत आ रही होगी जो ना आए भविष्य में। इसके लिए विजेंद्र जी ने एक अच्छा कदम उठाया और चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिख करके ये अवगत कराया। इससे सारे अधिकारी उन एमएलएस का, कंसर्न एमएलएस का नंबर रखेंगे, एमएलएस के पास अधिकारियों का नंबर होगा, उससे काम करने में सुविधा होगी। कर्नाटक विधानसभा में इधर जबरदस्त हंगामा है। सरकारी ठेके में अल्पसंख्यकों को 4% आरक्षण देने पर बवाल मचा हुआ है। संवैधानिक दृष्टि से देखा जा रहा है कि ये सही है या नहीं, पर इस पर जबरदस्त हंगामा है। विधायकों ने वेतन से संबंधित बिल हंगामे के बीच में वो पारित तो हुआ है, लेकिन जबरदस्त हंगामा देखने को मिला है। बीजेपी पहले इसका विरोध कर रहे हैं, जो और विपक्षी दल हैं वो विरोध कर रहे हैं। हंगामे के बीच में एमएलए के वेतन संबंधित बिल लेकिन पास हो गया। एमएलए का वेतन संबंधित बिल पास हो गया है। कर्नाटक विधानसभा में जबरदस्त हंगामा पहले मचा हुआ है और 4% आरक्षण सरकारी ठेकों में मुस्लिमों को दिए जाने का विरोध किया जा रहा है। लेकिन इस बीच में जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई चल रही, तो इस बीच में जो विधायकों को सैलरी होती, विधायकों के वेतन से संबंधित बिल जरूर हंगामे के बीच में पास हो गया। बड़ी खबर अब देश की राजधानी दिल्ली से और हाई कोर्ट के जज से जुड़ी हुई बड़ी खबर। जस्टिस यशवंत वर्मा से जुड़ी बड़ी खबर, जिनके तबादले की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने की है। सीजेआई जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाले 3 वरिष्ठतम जजों के कोलेजियम ने जस्टिस वर्मा को वापस उनके मूल हाई कोर्ट यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट भेजने की सिफारिश की है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी बंगले में लगी आग बुझाने के बाद वहां बड़ी तादाद में नोट बरामद हुए हैं, नकदी बरामद हुए, जिससे हड़कंप मच गया। मामले की सूचना मिलने के बाद सीजेआई संजीव खन्ना की अगुवाई वाले सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने उनको फिर से इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर करने का फैसला लिया। न्यायमूर्ति वर्मा को अक्टूबर 2021 में इलाहाबाद से दिल्ली हाई कोर्ट भेजा गया था। अब उनको वापस भेजने की सिफारिश के साथ उनके खिलाफ जांच और महाभियोग की प्रक्रिया तक चलाए जाने की चर्चाएं उठ रही हैं। जो कासगंज का जो कोर्ट है, पॉक्सो कोर्ट, उन्होंने ये चार्ज लगाया अटेम्प्ट टू रेप एंड अटेम्प्ट टू रेप का, और हाई कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया, ये कह के कि इनकी आपस में राइवलरी है, और साथ साथ में ये भी कह के कि ये रेप नहीं बन सकता। तो ये रेप बन सकता है या नहीं बन सकता, ये तो ट्रायल में तय होगा, और ऐसा विवादित बयान देना मैं समझता हूं कि उचित नहीं है, क्योंकि आज के माहौल में कोई हाई कोर्ट का जज ऐसी बात कहे